नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ हैं। ये जो है सो साउथ सेंट्रल रेलवे का 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है एक्सपेंडिचर का। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। यह भी इसमें भी 100 मार्क्स का है और 100 मार्क्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में देखते हैं, चर्चा करते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बताइए जो 2A की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास। और बहुत सारे मित्र ऐसे हैं कि वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बटन दबाने में कुछ नहीं जाता है, मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ इतने लोग देख रहे हैं। बाकी तो इससे क्वेश्चन नंबर पहला है कि व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ रिकवरी विच आर डन इन कंट्रेक्चुअल बिल्स। एक्सप्लेन रिकवरी फॉर बोथ द बिल्स पर्टेनिंग टू वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टोर कॉन्ट्रैक्ट अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल। तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जो भी कंट्रेक्चुअल बिल होता है उसमें किस प्रकार की रिकवरी की जाती है, इस सब के बारे में जानकारी देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक्सपेंडेड द फॉलोइंग। अभी ये देख लीजिए कि यह 10 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। हम प्रत्येक वीडियो में ये बोलते हैं कि रेलवे से रिलेटेड जो भी ये शॉर्ट वाला है उसका फुल फॉर्म सीखना बहुत ज़रूरी है। यह अधिकतर क्वेश्चन में आता ही है। तो इसमें भी पूछा गया है कि आई पास का फुल फॉर्म क्या है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि आई पास का फुल फॉर्म क्या है। तो आई पास का जो फुल फॉर्म है, इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। जो लोग अकाउंट्स में नौकरी कर रहे होंगे तो उन लोगों को पता चल गया होगा कि आई पास में क्या क्या होता है। यह जो है इट इज़ अ बेस्ड एप्लीकेशन दैट हेल्प्स द इंडियन रेलवे प्रिपेयर प्रोसेस एंड अकाउंट फॉर सैलरी अलाउंसेज। तो आई पास में यह सब काम किया जाता है। बहुत सारे काम जो है, जितने भी काम है, अधिकतर काम आई पास के जरिए किया जाता है। दूसरा है LAW। ये लॉ बुक बोलते हैं और पिंक बुक बोलते हैं। LAW को बोलते हैं लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क्स। तो इस और एक होता है पिंक बुक। तो ये लॉ बुक और एक पिंक बुक। इसमें जो है 50 करोड़ से नीचे के जितने भी टेंडर हैं जिनकी सैंक्शन GM से होता है, तो ये सब लॉ बुक में रहता है। और 50 करोड़ से ऊपर के जो भी टेंडर है उसका सैंक्शन पिंक बुक में होता है। इसके बाद आता है ये SOP का मतलब होता है शेड्यूल ऑफ पावर। SOP में क्या है कि जितने भी वर्क्स मैटर है, एस्टेब्लिशमेंट मैटर है, RPF मैटर है, स्टोर मैटर है, सभी के कौन से अधिकारी कितने रुपए तक के सैंक्शन कर सकता है, ये सारे शेड्यूल ऑफ पावर में लिखा हुआ है। SOP देख के ही कोई भी बिल को सैंक्शन किया जा सकता है। उसके बाद आता है CIPS। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रलाइज्ड इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम। यह इम्प्लीमेंट हुआ इंडियन रेलवे में सितंबर 2019 में और सबसे पहले कॉपमो में इसको लागू किया गया। शिप्स के द्वारा जो है सो जितने भी पेमेंट है, चाहे वो सैलरी का पेमेंट हो, चाहे वह कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट हो, सारा पेमेंट शिप्स के द्वारा बैंक में भेजा जाता है। और जो ऑथराइज्ड बैंक है वो है
SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रेलवे का ऑथराइज बैंक जो है SBI है। ठीक है। अभी अगला है IREPS। IREPS को बोलते हैं फुल फॉर्म में इंडियन रेलवे ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम। इंडियन रेलवे ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम बोला जाता है IREPS को। IREPS क्या है? इट इज ऑनलाइन पोर्टल फॉर द इंडियन रेलवे टू बाय मटेरियल, सर्विसेज एंड वर्क्स एंड सेल स्क्रैप एंड अनसर्विसेबल्स मटेरियल। The portal uses e-tendering, e-auction and reverse auction to facilitate the procurement system. इस पोर्टल के जरिए ही IREPS के जरिए ही ई-टेंडरिंग की जाती है, ई-ऑक्शन की जाती है या रिवर्स ऑक्शन किया जाता है। तो IREPS भी एक रेलवे में फंक्शन जो ऑनलाइन जो चल रहा है डिजिटल, उसमें ये भी योगदान है। एक है SAC GST से रिलेटेड है। बाकी अगर इसका कुछ एक्स्ट्रा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वैसे इसमें जो मुझे पता चला ये सर्विस अकाउंटिंग कोड बोला जाता है। SAC को सर्विस अकाउंटिंग कोड बोला जाता है। MAR जी नंबर में है। MAR जो है मिसलेनियस एडवांसेज रेवेन्यू। ये जो है कि इसका जो मेजर हेड है वो 3002 है। 3002 के अंतर्गत आपको पता ही है डिमांड नंबर 3 में जो है जितने भी ट्रांजैक्शन है डेबिट के ट्रांजैक्शन, मतलब जो पैसा आ रहा है वो सब MAR को बुक किया जाता है। तो डेबिट तो यानी MAR जो है एक तरह से क्या हो गया कि अगर MAR के बारे में बोले तो आप मिसलेनियस एडवांस रेवेन्यू या मेजर हेड 3002 के अंतर्गत आता है। और जितनी भी ट्रांजैक्शन है जो डेबिट के ट्रांजैक्शन है यानी MAR का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, कोई भी क्रेडिट बैलेंस इसमें एंट्री नहीं की जा सकती है। इसके बाद है SD तो आप लोगों को पता चल गया होगा, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है जब टेंडर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को अवॉर्डेड हो जाता है तो पहले तो सभी कॉन्ट्रैक्टर से EMD ली जाती है। और EMD कितनी ली जाती है वो सब मैं इस के वीडियो के लिंक में डाल दूंगा। और उसके बाद जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर अवॉर्डेड हो जाता है उससे SD भी लिया जाता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो टेंडर वैल्यू का 5% होता है। टेंडर वैल्यू का 5% होता है। विशेष जानकारी के लिए मैं लिंक वीडियो में डाल दूंगा सिक्योरिटी डिपॉजिट का। उसके बाद है PG। तो PG को बोलते हैं परफॉर्मेंस गारंटी। परफॉर्मेंस गारंटी भी टेंडर वैल्यू का 5% लिया जाता है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट और परफॉर्मेंस गारंटी लेने के अलग अलग मकसद है। परफॉर्मेंस गारंटी मेंटेनेंस, टेंडर काम हो जाएगा उसके बाद जो मेंटेनेंस पीरियड है तब तक के लिए 5% उसको कॉन्ट्रैक्टर को रखना होता है। उसको आता है PVC, ये लास्ट है PVC, उसको बोलते हैं प्राइस वेरिएशन क्लॉज। PVC को बोलते हैं प्राइस वेरिएशन क्लॉज। और PVC जो है 2 करोड़ से ज़्यादा के सभी टेंडर पर PVC लागू होता है। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो जो मेन क्वेश्चन था तो हमने इसके एक्सपेंडेड फॉर्म भी बता दिया और इसके जो संबंधित बातें हैं वो भी बताए। अब जो ये शॉर्ट नोट्स है तो ये सभी शॉर्ट नोट्स का लिंक मैं वीडियो में डाल दूंगा। डिपॉजिट वर्क ये सब बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर रखे हैं। आउट ऑफ टर्न वर्क क्या है, डिपॉजिट वर्क क्या है। जैसे डिपॉजिट वर्क कहते हैं कि जब कोई भी काम रेलवे दूसरे प्राइवेट पार्टियों के लिए करती है तो उसके लिए जो काम किया जाता है वो डिपॉजिट वर्क है। उसके बाद एक्सेप्टेड मैटर और वे लीव चार्जेज,
अब जो अगला क्वेश्चन है ये 10 नंबर का है, प्राइमरी यूनिट का मिलान करना है। तो हम लोगों ने पिछला जब वीडियो देखे थे इससे पहले वाला वीडियो, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन प्राइमरी यूनिट से पूछा गया था और इसमें भी प्राइमरी यूनिट से पूछा गया है। तो यह जो है रेवेन्यू के प्राइमरी यूनिट है। प्राइमरी यूनिट कैपिटल के और रेवेन्यू के दोनों के अलग अलग होते हैं, कुछ प्राइमरी यूनिट दोनों में कॉमन होते हैं। तो फिलहाल चलिए मैं इसका देखता हूँ। प्राइमरी यूनिट 28, तो प्राइमरी यूनिट 28 जो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल डायरेक्ट परचेज, कॉस्ट ऑफ मटेरियल डायरेक्ट परचेज। तो ये जो है इसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल डायरेक्ट परचेज ये हो गया। उसके बाद प्राइमरी यूनिट 1, प्राइमरी यूनिट 1 के बारे में तो सबको पता ही है कि सैलरी एंड वेजेज होता है, ये वाला सैलरी एंड वेजेज। तो अभी और प्राइमरी यूनिट 11, प्राइमरी यूनिट 11 जो है सो ओवर टाइम अलाउंसेज है, प्राइमरी यूनिट 11 ओवर टाइम अलाउंसेज है। और उसके बाद है प्राइमरी यूनिट 30, तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है, प्राइमरी यूनिट 30 जो है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। और प्राइमरी यूनिट 99, प्राइमरी यूनिट 99 मतलब अदर एक्सपेंसेस, कहाँ है भाई, ये रहा प्राइमरी यूनिट 99 अदर एक्सपेंसेस। ठीक, उसके बाद 10 नंबर प्राइमरी यूनिट 10, प्राइमरी यूनिट 10 जो है सो किलोमीटर अलाउंसेज है, कहाँ, ये रहा प्राइमरी यूनिट 10 किलोमीटर अलाउंसेज। और प्राइमरी यूनिट 4 कौन सा है, तो प्राइमरी यूनिट 4 है हाउस रेंट अलाउंसेज, HRA। ठीक है, प्राइमरी यूनिट 4 हाउस रेंट अलाउंसेज, HRA। प्राइमरी यूनिट 72 GST से रिलेटेड है, 71 72 73 एकदम एक लाइन से है, तो कहाँ है ये, CGST है। ठीक है, प्राइमरी यूनिट 72 CGST। उसके बाद है प्राइमरी यूनिट 32 है कंट्रैक्चुअल पेमेंट, 32 है कंट्रैक्चुअल पेमेंट। ओ ये सीधा ए, इसका ए है। और प्राइमरी यूनिट 53 LTC के लिए है, प्राइमरी यूनिट 53 LTC के लिए है। तो ये सारा प्राइमरी यूनिट हो गया और ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म। ये क्वेश्चन बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। इसमें जो है मेन था प्राइमरी यूनिट और फुल फॉर्म। तो हम लोगों ने ये पूरे 100 नंबर में 20 नंबर और 20 नंबर 40 नंबर का क्वेश्चन किया। ये सभी का लिंक मैं वीडियो में डाल दूंगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।